चलिए अभी हम लोग क्लास लेंगे मौर्योत्तर काल। क्या लेंगे? मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में मौर्य वंश की जितना इम्पोर्टेंट नहीं। मौर्योत्तर काल से पहला नंबर तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। दूसरी बात, जब मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ ये क्वेश्चन आते हैं कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन है, यही सब क्वेश्चन आते हैं। या इसका सही क्रम क्या है, पहले कौन से वंश आए नहीं आए, उतना जोर देना इस पर नहीं। लेकिन फिर भी आपको बताते हैं जो कुछ जना अयोध्या अभिलेख से क्वेश्चन आ चुका है। अयोध्या अभिलेख में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब यही सब क्वेश्चन आता है। तो पहले हम बात करेंगे आज, देखिए मौर्योत्तर काल। क्या नाम है? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल। देखिए मौर्योत्तर काल के बारे में, देखिए मौर्योत्तर मुझे आता है मौर्य वंश के बाद, मौर्य प्लस उत्तर, उत्तर मतलब बाद, माने मौर्योत्तर काल। माने मौर्य वंश के बाद कौन कौन से वंशों ने शासन किया, इसे हम लोग बोलते हैं मौर्योत्तर काल। देखिए मौर्योत्तर काल में दो तरह के थे, एक थे देशी, एक क्या था? देशी। देशी विदेशी छोड़ नहीं रहा है, सुबह भी था। एक था विदेशी, ये क्या था? विदेशी। ये क्या था? विदेशी। कहने का मतलब मौर्य वंश के समाप्ति के बाद कुछ ऐसे वंश हुए जो अपने ही देश के वंश थे, उन्होंने शासन किया। और इसी के पैरेलल में कुछ ऐसे वंश हुए जो विदेशी थे, उन्होंने क्या किया? शासन किया। देशी वंश में आते हैं शुंग वंश। क्या आते हैं? शुंग वंश आते हैं, कर्ण वंश, कर्ण वंश आते हैं, और सातवाहन वंश। और क्या देते हैं? सातवाहन वंश आते हैं। ये सब देशी वंश था मौर्य वंश के बाद। इसके अलावा देखिए कुछ विदेशी वंश भी थे, हिंद यवन। क्या नाम था? हिंद यवन। क्या नाम था? हिंद यवन था। शक, क्या था? शक था। पहलव, क्या था? पल्लव नहीं, पहलव। और कुषाण, क्या थे? कुषाण। क्या थे? कुषाण। अगर आपको सिर्फ यह याद भी रहेगा तो काम चल जाएगा। इसका सही क्रम पूछेगा, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। पहले समझ लीजिए मौर्य वंश से पहले भी विदेशी आक्रमण हुए थे, और मौर्य वंश के बाद भी विदेशी आक्रमण हुए। अब अन्य परीक्षा में इनमें से कौन से आक्रमण मौर्य वंश से पहले हुए थे? तो तीन गो रहेगा, ये रहेगा लिखा। एक रहेगा कि ईरानी का आक्रमण। ईरानी का आक्रमण क्या हुआ? मौर्य वंश से पहले हुआ था। या तीन गो ये रहेगा, एक रहेगा यूनानी आक्रमण या सिकंदर का आक्रमण। मौर्य वंश क्या हुआ? पहले आया था। है समझ में? माने मौर्य वंश से पहले हम दो विदेशी आक्रमण पढ़ चुके हैं, और इसके बाद क्या? मौर्य वंश के बाद चार कथी है? विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। और मौर्य वंश से पहले दो विदेशी आक्रमण थे। एक था पहले ईरानियों का आक्रमण, और ईरानी का जो आक्रमण था वह 516 बीसी में हुआ था। और हकमनी वंश के शासक थे, उनका नाम था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। अभी तक के इतिहास में यही क्वेश्चन हम देखते आ रहे हैं। खाली क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ईरानी था जिसने प्राचीन भारत में आक्रमण किया था? डेरियस प्रथम। यही क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं आता। कौन वंश थे? तो हकमनी वंश थे। उसके बाद मौर्य वंश से पहले ही सिकंदर का आक्रमण हुआ 326 बीसी में, और यह यूनानी आक्रमण था। क्या था? यूनानी हुआ था, कभी ईरानी आक्रमण। इसके अलावा आपको किसी तरह याद कर लीजिए, हिंद यवन का आक्रमण हुआ, तब शक का हुआ, पहलव का हुआ, तब क्या हुआ? कुषाण को हुआ। लेकिन उससे पहले कौन थे? शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। ये सब पैरेलल में चल रहे थे। पैरेलल ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। कहने का मतलब अगर हम भारत का नक्शा बनाए, ये सब आदमी जो विदेशी इधर आक्रमण कर रहे हैं, ये सब इधर शुंग वंश कहाँ रह रहा है? पाटलिपुत्र में रह रहा है, मध्य प्रदेश में रह रहा है, इधर सब रह रहा है। ये दोनों का युद्ध भी कभी कभी क्या हुआ? हो रहा है न, हो रहा। और यही वंश समाप्त होते होते अंतिम आता है कौन वंश? कुषाण वंश, कनिष्क है। उसके बाद कुषाण वंश जब समाप्त हो जाता है तो यहीं पर कौन वंश आता है? गुप्त वंश आता है। कौन वंश आता है? गुप्त वंश आता है। उसके बाद आता है गुप्तोत्तर वंश, मैंने गुप्त के बाद जो वंश बस खत्म हो जाता है। उसके बाद साउथ इंडिया का वंश पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत समझे, ध्यान रखना। पर इतना आया समझ में? कहने का मतलब यही था। और हम लोग अभी पढ़ेंगे शुंग वंश। पहले हम पढ़ेंगे देशी वाला, हम पढ़ेंगे। आज पढ़ लेते हैं शुंग वंश, कर्ण वंश। सातवाहन वंश थोड़ा बड़ा है, थोड़ा क्या है? बड़ा है। इसके लिए क्लास लेना पड़ेगा, इसको बाद में कर लेंगे। शुंग वंश और कर्ण वंश कर लेते हैं। सबसे पहले हमको आप बात करते हैं शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, पहले तक को याद कर लीजिए। शुंग वंश का शासन काल रहा था 185 बीसी, याद आया?
185 BC से लेके 75 BC के बीच में, क्योंकि आपको याद होगा कि 185 BC में बृहदत्त की हत्या हो गई थी और 185 BC में क्या हुआ, मौर्य वंश क्या हुआ, समाप्त हो गया था। पहले आप याद कर लीजिए कि देखिए एक बात, जब अशोक शासक थे और अशोक जब शासक बने तो अशोक बौद्ध धर्म को अपना ली और अशोक जैसे ही बौद्ध धर्म को अपना लिए, इससे पाटलिपुत्रा के क्षेत्र में जितने भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण सबको बहुत दिक्कत होने लगा। उसको लगने लगा कि ब्राह्मण धर्म तो है ही नहीं, पहले भने अशोक ब्राह्मण धर्म को मानते थे लेकिन यह तो धर्म ही क्या करिए चेंज कर लिए, जिस वजह से ब्राह्मण में और अशोक में या मौर्य वंश का एक खटास सी उत्पन्न हो गई और वैसी का बदला लेने के लिए जो शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग थे वो ब्राह्मण ही था। क्या था, ब्राह्मण ही था। तो पुष्यमित्र शुंग क्या किया, इसका नाम देते हैं पुष्यमित्र शुंग, इसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो था यह बृहदत्त का सेनापति था, वो जो अशोक मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त, और बृहदत्त थोड़ा अयोग्य था, उसको शासन प्रशासन से उतना मतलब था नहीं। तो पुष्यमित्र शुंग क्या किया, बृहदत्त की हत्या करवा दी, बृहदत्त की हत्या करवा दी और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करवा दी। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश क्या की स्थापना की। तो पहला क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आता है, शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग। और ये सब इतने छोटे छोटे वंश है ना, खाली का संस्थापक पूछता, अंतिम शासक पूछता, समझे। लेकिन पुष्यमित्र शुंग, इस वंश के बहुत सारे शासक हुए लेकिन पुष्यमित्र शुंग सबसे प्रतापी और महान शासक में से एक थे। कौन, पहले कौन थे, संस्थापक। ये क्या थे, संस्थापक थे, संस्थापक थे। और ये क्या थे, सबसे महान, क्या थे, सबसे महान शासक थे और प्रतापी थे। और क्या थे, प्रतापी शासक थे, महान शासक थे, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में जान लेते हैं। पहले नंबर देखिए, एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुके हैं कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग। एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा। एक क्वेश्चन यह आता है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया, शुंग वंश। शुंग वंश, कर्ण वंश, अच्छा क्या हुआ, शुंग वंश। ये दो क्वेश्चन याद रखिए। तीसरा हम क्वेश्चन देखे हैं कि मौर्य मतलब शुंग वंश के शासक किस धर्म के थे, ब्राह्मण धर्म के। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। कौन किस धर्म के थे, ब्राह्मण धर्म के। क्वेश्चन एग्जाम में आया है, क्या है, कौन धर्म थे, ब्राह्मण धर्म। क्या थे, ब्राह्मण धर्म के थे, कहते ब्राह्मण धर्म के थे। आपको याद रखिए, कहते ब्राह्मण थे, याद रखिए, कहते ब्राह्मण धर्म के थे, ब्राह्मण धर्म। अब हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग जो थे, या पुष्यमित्र शुंग बहुत ही साम्राज्यवादी शासक थे। और पुष्यमित्र शुंग इतना सारा काम किए कि पुष्यमित्र शुंग को लेके एक दो बार पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, एक आध बार यूपीएससी प्रीलिम कभी कभार इसके बारे में पूछा जा चुका है। लेकिन इसके बाद जो भी उनके बारे में क्वेश्चन आता होता नहीं। पहले तो ये बात जान लीजिए, पुष्यमित्र शुंग के पहले सैन्य अभियान के बारे में जान लेते हैं, मैंने इन्होंने सैन्य अभियान कहाँ कहाँ किया। तो पहला बात, पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ पर हमला किया। कहाँ किया, विदर्भ पर हमला किया। विदर्भ जाऊंगा महाराष्ट्र में, और विदर्भ पर हमला किया। अब विदर्भ शासक थे यज्ञसेन, क्या नाम था उनका, यज्ञसेन। विदर्भ के शासक यज्ञसेन को हरा दिया किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। और विदर्भ किसमें मिला लिया, पाटलिपुत्र में मिला लिया। और पुष्यमित्र शुंग की दो राजधानी थी। पुष्यमित्र शुंग के एक थी राजनैतिक राजधानी, क्या थी, राजनैतिक राजधानी थी, वह थी पाटलिपुत्र। क्या थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और दूसरी सांस्कृतिक, दूसरी क्या थी, सांस्कृतिक राजधानी थी, और वह थी कहाँ, विदिशा। कहाँ थी, विदिशा। कहाँ थी, विदिशा। विदिशा बहुत फेमस है, विदिशा मध्य प्रदेश में। विदिशा विदिशा सांस्कृतिक राजधानी थी। और पाटलिपुत्र तो ऑलरेडी मिल था, मौर्य वंश वाला तो बैठवे करता था, दिक्कतें नहीं था ना। देखिए पाटलिपुत्र यहाँ इसको इसलिए भी आना पड़ा, यहाँ थोड़ा हुआ कि जो मौर्य वंश के जो आसपास जो रहने वाले लोग थे वो इसको पसंद नहीं करते कि तुमने मेरे राजा को मार दिया, बृहदत्त की हत्या करा दी। इस वजह से थोड़ा वहाँ के लोगों के बीच खटास उत्पन्न हो गया। इस वजह से राजधानी उठा पड़ा गया, अच्छा है का नाच गान जो होगा वहाँ विदिशा में होगा, कुछ नहीं होगा, मस्ती उस्ती उधर होगा, जो होगा देखा जाएगा, समझे। तो सैन्य अभियान, पहला सैन्य अभियान विदर्भ पर किया गया और विदर्भ पर हमला किया। अब विदर्भ शासक कौन थे, यज्ञसेन। यज्ञसेन 9-11 हो गया। लेकिन एगो क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग के बेटा का नाम था अग्निमित्र।
क्या नाम था, बेटा नाम था अग्निमित्र। क्या था, अग्निमित्र। अग्निमित्र को क्या किया पता है, पुष्यमित्र से जोड़े में ले लिया, कहा बेटा चलो तुम भी थोड़ा मेरा हेल्प करना ना, थोड़ा हेल्प करना। तो अग्निमित्र को लेके साथ में कौन गया था, पुष्यमित्र से। उसका था बेटा पुष्यमित्र सुंग कहीं और लड़ रहा था युद्ध, अग्निमित्र कहीं और लड़ा था युद्ध। अग्निमित्र को युद्ध करते करते क्या हुआ, यज्ञसेन की चचेरी बहन मिली, मालविका। कौन मिली, मालविका। आपको नहीं मुस्कुराना है, कौन मिली, मालविका। सब बुझ गया क्या बोलने वाले, कौन मिली, मालविका। कौन मिली, मालविका मिली अग्निमित्र को। अब क्या किया, अग्निमित्र युद्ध करना छोड़ दिया। ऐसे जानते हैं अग्निमित्र नलायक शासक था पहले ही, यही प्रतापित इसका पिताजी, ये था एकदम नलायक। अग्निमित्र युद्ध छोड़ दिया, उसकी सुंदरता पर पड़ गया किसी में, मालविका से। अब मालविका अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग में पड़ गया, और प्रेम प्रसंग पर बर्बाद हो गया। क्या हो गया, बर्बाद हो गया। इसलिए वो बोलते रहते ही बात, उसके प्रेम प्रसंग पड़ गया। इसका अब अलगे कहानी प्यार मोहब्बत वाला चलने लगा, जिस वजह से बाद में जब गुप्त वंश आता है ना, तो गुप्त वंश में जो आते हैं कालिदास, कालिदास जब किताब लिखे थे मालविका अग्निमित्रम, क्या लिखे थे, मालविका अग्निमित्र, क्या लिखे, मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्रम। और मालविका अग्निमित्रम कालिदास, इसकी है कालिदास किताब है। और इस किताब में क्या लिखा हुआ है, अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी के बारे में कभी है लिखा गया। कुछ समझ में आया। इस तरह से इनका पहला क्या रहा, सफल रहा सैन्य अभियान। युद्ध भी जीत लिए, अच्छा बेटा को प्यार भी हो गया, पुता भी हो गया, चलो भाई जो होगा देखा जाएगा। एक बार में 2 in 1 कम हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 in 1 कम हो रहा है। तो ये आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा मुसल। दूसरी बात देखिए, इनका दूसरा सैन्य अभियान क्या था बताते हैं। कलिंग के राजा खारवेल, क्या नाम था, कलिंग के राजा खारवेल, खारवेल के खिलाफ, खारवेल के खिलाफ, समझे। कलिंग के राजा खारवेल के खिलाफ, उनका नाम था खारवेल। खारवेल पर हमला किया किसने, पुष्यमित्र सुंग ने। लेकिन इस बार पासा उल्टा हो गया, अपने हार गए। पुष्यमित्र सुंग क्या हो गया, अपने हार गया। मतलब पुष्यमित्र सुंग क्या होगी, हार होगी। क्या हो गई, हार हो गई इसमें, किसमें, खारवेल वाला। अब जानते हैं खारवेल का एक है हाथी गुफा अभिलेख, क्या है, हाथी गुफा। ये परीक्षा के लिए बहुत फेमस, हाथी गुफा लेख या अभिलेख। अभी क्वेश्चन आता है कि शुंग वंश के बारे में जानकारी किससे मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से भी मिलती है। और हाथी गुफा अभिलेख किसका है, खारवेल का। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, खारवेल किस वंश का था, तो खारवेल था चेदी वंश। कौन वंश के, खारवेल चेदी वंश था। कौन वंश, चेदी वंश। लेकिन जानते हैं कभी कभी चेदी वंश आएगा और कभी कभी आपके ऑप्शन में चेदी वंश देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये खारवेल जो कलिंग थे ना, जो वहां पर जो कलिंग वंश था, उसके संस्थापक थे महामेघ वर्मन। क्या नाम था, महामेघ वर्मन। क्या नाम था, महामेघ वर्मन। तो कभी कभी बोलता है कि इस वंश का नाम क्या है, महामेघ वर्मन वंश। कभी कभी पूछेगा खारवेल किस वंश के थे, चेदी वंश के। चेदी वंश में क्या होगा, महावेग वर्मन वंश, महामेघ वर्मन वंश के थे। याद हुआ यहाँ तक बात। ये हाथी गुफा अभिलेख बढ़ जाए, यहाँ तक बात समझ गए। इनका बस 2 सैन्य अभियान था। अब एक बात समझते हैं, जिस तरह यह भारत में विजय कर रहे थे, उसी समय हिंद यवन शासक, 2 हिंद यवन शासक क्या किया था, पुष्यमित्र सुंग के समय भारत क्या किया, हमला कर दिया। 2 हिंद यवन शासक, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसका नाम है डीएम। क्या नाम है, डीएम। डीएम ने हमला कर दिया। क्या किया, डीएम ने हमला कर दिया। डीएम मतलब डेमेट्रियस, डेमेट्रियस मैंने पहला आक्रमण था डेमेट्रियस। क्या नाम था, डेमेट्रियस, डेमेट्रियस। एग्जाम में क्वेश्चन है, समझे, डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, डेमेट्रियस। देखिए बताते हैं एक बार, ये डेमेट्रियस था ना हिंद यवन, कौन था, हिंद यवन। लेकिन डेमेट्रियस को भी अपने पुष्यमित्र सुंग और इसके बेटे अग्निमित्र ने मिलकर के इसको हरा दिया। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो मतलब पुष्यमित्र सुंग के समय में किस हिंद यवन शासक ने आक्रमण किया, डेमेट्रियस। कौन किया, डेमेट्रियस। और डेमेट्रियस को हरा दिया। क्वेश्चन एग्जाम में आया कि डेमेट्रियस किस वंश का था, हिंद यवन वंश का था। आगे हम बताएंगे आपको डेमेट्रियस कौन वंश था, हिंद यवन। क्या नाम था इसका, हिंद यवन वंश का था। ऐसा था, विदेशी था, इस पर हम बात करेंगे बाद में, नहीं क्लास पढ़ेगा।
उसके बाद दूसरा था मीनांडर। कौन था? एम माने मीनांडर, डीएम आया समझ में? मीनांडर क्या नाम था? मीनांडर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमला कर दिया पुष्यमित्र सुंग के समय। डी माने डेमेट्रियस, एम माने मीनांडर, भूल जाता है। मीनांडर जब हमला किया, मीनांडर तो हमला करवे किया, मीनांडर को भी सब मिलकर हरा दिया पुष्यमित्र सुंग। लेकिन मीनांडर के साथ वो बात हो गया, की हो गया उन्हें होता है मतलब क्या भाला बर्ची सब छोड़ दिया, अब बौद्ध धर्म अपना लिया, समझे? अब बौद्ध धर्म मता छिलवा वाला घूम रहा है। मीनांडर इतना परिवर्तन कर दिया। क्या हुआ? मीनांडर जब हार गया, मीनांडर सब मिल पकड़ लिया, बैठा दिया। अब उसके सामने में यज्ञ था बौद्ध भिक्षु यज्ञसेन। क्या नाम था उसका? यज्ञसेन तो ये था, हाँ यज्ञसेन तो ये था, नागसेन, सॉरी उसका नाम था नागसेन। तो क्या किया? एगो बौद्ध भिक्षु नाम था नागसेन, नामो यज्ञसेन, नागसेन और मीनांडर के बीच में क्वेश्चन जवाब होने लगा। और मीनांडर ने जितना भी क्वेश्चन पूछा, नागसेन सारे क्वेश्चन का जवाब दिया। इससे क्या हुआ? मीनांडर बहुत खुश हुआ और बौद्ध अपना लिया, का छोड़ो हम जिस धर्म से रहो। और इस बात का वर्णन एक किताब का नाम है मिलिंद पन्हो। क्या नाम है? मिलिंद पन्हो। मतलब मिलिंद पन्हो में यह बात लिखा हुआ है। मिलिंद पन्हो का अर्थ ये होता है प्रश्न। मिलिंद पन्हो मतलब क्या होता है? मीनांडर के प्रश्न, मतलब वो जो भी प्रश्न पूछा उस सबका जवाब दिया गया। आप यह अनुमान लगा सकते हैं आएगा कि मीनांडर जो था धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को। किससे प्रभावित होकर? नागसेन से प्रभावित होकर। याद रहेगा, मैंने दो आक्रमण हुआ। कौन? एगो डेमेट्रियस का, एगो पुष्यमित्र सुंग के समय। पुष्यमित्र सुंग क्या? पुष्यमित्र सुंग यही काम नहीं किए। पुष्यमित्र सुंग बहुत ही विद्वान थे और पुष्यमित्र सुंग के दरबार में आता पतंजलि। कौन आता? पतंजलि। कौन आते थे? पतंजलि रहते थे पुष्यमित्र सुंग के दरबार। यही यूपीएससी पीडी क्वेश्चन उल्टा लिखा था कि पुष्यमित्र सुंग के दरबार में पानी रहते थे, इतने अंतर था। क्या लगता है वहां? पानी नहीं रहते थे, से लिखा था। आंसर क्या होता था? पतंजलि। पुष्यमित्र सुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे। और पतंजलि जिनको आप जानते हैं योग दर्शन के न, योग दर्शन के कहते हैं प्रतिपादक थे, योग दर्शन के पतंजलि, इनका बड़ी नाम है पतंजलि का। योग दर्शन में प्रतिपादक थे। और समझे और पतंजलि ने लिखा महाभास। क्या लिखा? महाभास। कौन लिखा? महाभास लिखा। और पानी क्या लिखा था? अष्टाध्याय। पानी क्या लिखे थे? अष्टाध्याय। तो पतंजलि ने महाभास पुस्तक परीक्षा में आता है। ये तो छोड़ दीजिए, खाली इतना बात ध्यान में क्वेश्चन ये, पतंजलि किसके दरबार में था? पुष्यमित्र, पुआ से पतंजलि, पुआ से पुष्यमित्र सुंग। याद रहेगा। और देखिए भारी कंफ्यूजन कहती है, एक रहेगा पतंजलि, एक रहेगा पाणिनि। कंफ्यूजन हो जाएगा, पानी था कि पतंजलि था। पानी जो था ना वो नंद वंश के समय में था। अब पानी लिखा अष्टाध्याय। पानी क्या लिखा? अष्टाध्याय। पानी क्या लिखा? अष्टाध्याय लिखा था। ये कहते हैं महाभास लिखा। और पतंजलि बहुत अधिक विद्वान लोग थे। पतंजलि ने पुष्यमित्र सुंग के लिए दो अश्वमेध यज्ञ किए। और पुष्यमित्र सुंग के समय में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए। इसकी जानकारी हमें मिलती है अयोध्या अभिलेख। एग्जाम में क्वेश्चन है, 2 बार क्वेश्चन है। किस अभिलेख मिलती है? अयोध्या अभिलेख। क्या मिलती है? अयोध्या अभिलेख से मिलती है। और अब ये देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन बना। अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित है? शुंग वंश। अयोध्या अभिलेख से ही यह जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सुंग के समय में पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। अगर क्वेश्चन बचेगा अयोध्या अभिलेख कौन का? धनदेव ने। इसका नाम था धनदेव। क्या नाम था? धनदेव। धनदेव यही शुंगे वंश का शासक था। धनदेव याद रहेगा। तो इतना बात ध्यान रखिए, पुष्यमित्र सुंग के समय में ये सब हुआ। और आपको पढ़ने से भी लगता था सही में महान शासक। आक्रमण भी है, विदेशी आक्रमण को भी रोका ना। उसके बाद विद्वान भी दरबार में थे, किताब उताब भी लिखा गया, उसमें यज्ञ भी किया गया। एक आदमी के धर्मों परिवर्तन करा दिया ना, कोई टेंशन ही नहीं है। समझे? इस सब बातों को ध्यान में रखना। ये कहता पुष्यमित्र सुंग। देखिए पुष्यमित्र सुंग की मृत्यु होने के बाद
समझे। पुष्यमित्र शुंग देखिए 185 ईस्वी में बना पुष्यमित्र शुंग, 151 बीसी में। कब? 151। देखिए लिख देते हैं 185 से लेके 151। 151 बीसी में क्या हुआ? पुष्यमित्र शुंग क्या मृत्यु होगी। और रियल बात यह है पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु यही हुई थी, कलिंग पर आक्रमण करने के चक्कर में ही हो गया। समझिए इसे क्या होते मृत्यु, कलिंग के आक्रमण हुआ वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी, घायल वायल हो गया। उसके बाद इसका बेटा बना कौन? अग्निमित्र। कौन बना? अग्निमित्र। कौन बना? अग्निमित्र। यहाँ लिख देते हैं कौन कौन बना? अग्निमित्र। कौन बना? अग्निमित्र बना। कौन बना? अग्निमित्र। और अग्निमित्र जो है 151 बीसी से लेके 149 बीसी तक क्या हुआ? बना अग्निमित्र। इसे डेट इसका नहीं याद रखना है, कोई डाउट नहीं है आपको, सिर्फ याद रखना 75 बीसी तक लमसम सब गया। कहीं कोनो किताब में 73 बीसी रहता है लिखा हुआ, 73 बीसी रहेगा तो कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं। अग्निमित्र। और अग्निमित्र से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि अग्निमित्र किस वंश का था? शुंग वंश का था, याद रहेगा, ये क्वेश्चन आता है। अग्निमित्र किस वंश का? शुंग वंश का था, ये वो ध्यान में। अग्निमित्र के बाद देखिए और बहुत सारे शासक बने, उसमें से 9वें शासक एक बने भागभद्र। क्या नाम था? भागभद्र। भागभद्र इथे 9 में क्या थे? 9वें शासक कौन थे? भागभद्र बने। और भागभद्र जो थे भागवत धर्म क्या था? भागवत धर्म को मानते थे। भागवत धर्म मतलब विष्णु, भागवत धर्म मतलब क्या हो गया? विष्णु। विष्णु की कभी थे? उपासक थे। और भागभद्र के समय में हेलियोडोरस, क्या नाम था उसका? हेलियोडोरस, यही आता क्वेश्चन, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस क्या आया था? भारत आया था। और हेलियोडोरस जो है भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया। और भागवत धर्म को स्वीकार करने के बाद हेलियोडोरस ने विदिशा या वेशनगर, क्या नाम है? विदिशा, वही राजधानी विदिशा या उसे बोलते थे वेशनगर में एक स्तंभ बना, उसका नाम है गरुड़ स्तंभ लेख। क्या नाम है? गरुड़ स्तंभ लेख। क्या नाम है? गरुड़ स्तंभ लेख। क्या नाम है? गरुड़ स्तंभ लेख। कभी क्वेश्चन आता है गरुड़ स्तंभ लेख किस संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। कहाँ है? विदिशा में। इसे वेशनगर या गरुड़ स्तंभ लेख भी कहा जाता है। और यहाँ स्तंभ लेख पर भगवान विष्णु के लिए देवस शब्द, क्या नाम है? देवस शब्द का प्रयोग किया। मैंने देवताओं के देवता, नहीं देवताओं से भी बड़े देवस, देवता से भी बड़े हो जाते, कुछ समझ में आ ना? देवता स्क्वायर, देवता क्यों हो जाए, कुछ पता नहीं। हाँ हाँ, देवों के देव महादेव है, ये तो उनको भी पीछे छोड़ दिए, देवस हो गए। आज एक बात समझते हैं, भगवान विष्णु के बारे में आपको कुछ बात बताना चाह रहे, सुन लीजिए। भगवान विष्णु जो है साउथ इंडिया में बहुत फेमस, साउथ इंडिया में भगवान विष्णु को बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा मंदिर। अब आते कुछ मंदिर जो परीक्षा में आता है, एक मंदिर आप जरूर सुने होंगे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश, परीक्षा का फेमस क्वेश्चन है। ये गुप्तकालीन मंदिर, आगे आएगा मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर। ये किसका है? भगवान विष्णु का। एक मंदिर है उत्तराखंड में बद्रीनाथ, भगवान विष्णु के लिए। एक मंदिर अन्नूक पढ़ाए थे हम लोग, केरल में था, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, भगवान विष्णु एक मंदिर था। पद्मनाभ, हाँ धन में था, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ था? विष्णु भगवान। जानते हैं आपके एग्जाम में खाली क्वेश्चन ये आएगा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस भगवान के था? आपको कंफ्यूजन दो, शिव का था कि विष्णु का था, आप गेस ही नहीं कर पाए, यही दिक्कत होगा। बताइए पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से लगता है विष्णु ये छिपल है? नहीं लगता। इसके अलावा देखिए ये जो मंदिर बताया आपको पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये क्वेश्चन और सुनिए कभी आता है कि वह कौन सा मंदिर है जहां पर मतलब शेषनाग पर सोए हुए विष्णु जी? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उसी में कभी सोए हुए। ये आप जो मंदिर बताए सब विष्णु भगवान के लिए मंदिर है, समझे। एक मंदिर जानते हैं, एक मंदिर और बताते हैं, एक मंदिर है कंबोडिया, अंकोर वाट मंदिर, वो विष्णु जी का मंदिर है। सूर्य वर्मा द्वितीय जो बनाया है उस 8वां आश्चर्य में शामिल है, 8वां अजूबा वही है, अंकोर वाट का मंदिर। और कहाँ है? कंबोडिया में, वो विष्णु जी का मंदिर है। एक मंदिर जानते हैं बताइए, कंबोडिया, थाईलैंड और कंबोडिया में एक मंदिर लगा, उठा मजरी हो रहा है, अभी नहीं हो रहा, बहुत दिन से हो रहा है। वो नाम है पिरिपिहर मंदिर, उसका नाम है पिरिपिहर मंदिर नाम है, वो शिव भगवान का मंदिर है। वो यूनेस्को वाला बोल रहा है कंबोडिया का, थाईलैंड बोल रहा है हम्बर है, उसी सब लड़ गया।
मंदिर इंटरनेशनल न्यूज बन गया मंदिर को लेके। वो विष्णु जी का शंकर जी का मंदिर हो, शिव भगवान का मंदिर। तो ये देखते ये सब ध्यान थोड़ा रखिए जो मंदिर है। और देखिए आपको अगर छुट्टी कभी मिले तो 7 आश्चर्य का नाम आप याद कर लीजिए, कभी भी एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है। 10वां सॉरी इंटर का जो होता है ना परीक्षा हिस्ट्री का, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि भारत के 7 आश्चर्य का नाम लिखिए, सॉरी दुनिया के 7 आश्चर्य का नाम लिखिए, दुनिया के 4 आश्चर्य का नाम लिखिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है आपको। देखिए हम कुछ याद करने को देते, अपने यहाँ भी है ताजमहल। ताजमहल जो है 8 अजूबों में से एक अजूबा में शामिल है। इसके बाद ताजमहल के बाद क्या आप याद रखिए चीन का दीवार, चीन का दीवार वो भी आता है। ये होता है इटली का कोलोसियम, कोलोसियम में नाम है माचू पिच्चू, माचू पिच्चू। इसके अलावा देखिए गीजा का पिरामिड, गीजा का पिरामिड। क्राइस्ट द रिडीमर, रियो डी जेनेरो में क्या है क्राइस्ट द रिडीमर, क्राइस्ट द रिडीमर। एक बता दें अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर। इस आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, इसे कहते हैं अजूबा माता। ये बात समझ गए। तो भगवान विष्णु को देखिए, विष्णु पर इतना बात बोल दिया आपको, समझा दिए कि कभी विष्णु जी तंग ना करे आप। देवा शब्द हेलियोडोरस, क्या नाम है इनका नाम है हेलियोडोरस, बना दे हेलियोडोरस था। इससे कुछ क्वेश्चन उतना बनता नहीं। इसके अलावा देखिए क्या नाम था शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, क्या नाम था उसका देवभूति, क्या नाम था देवभूति, क्या नाम था देवभूति, क्या नाम था देवभूति। देवभूति के बारे में पता चलेगा। देवभूति जो था, देवभूति का सेनापति था कौन वासुदेव कर्ण, क्या नाम था वासुदेव कर्ण। एक दिन देवभूति अपने अथी में था, क्या बोलते हैं सोया हुआ था, रात में आराम कर रहा था। वासुदेव कर्ण कुटिया महल में, वासुदेव कर्ण क्या किया, एक सुंदर स्त्री को दूध हल्दी मिला के दे दिया, कहा जाओ राजा को खिला देना, समझे। और जैसे ही औरत आई घर में आई, दूध दूध लेकर आई, तो देवभूति पिएगा। देवभूति भूल गया क्या है मैं सुंदरता मुक्त मोही हो गया। जैसे ही दूध पिया, दूध का जहर मेरा हल्दी था, देवभूति बढ़ गया, देवभूति बढ़ गया। पूरा जिंदगी एक दर्द ठीक कर दिया गया हल्दी वाला दूध। देवभूति क्या हो गया मर गया। इसके बारे देवभूति क्या हो गया मर गया। देवभूति के मरने के बाद दूसरा वंश कौन आया कर्ण वंश, कौन आया कर्ण वंश। कर्ण वंश आइए सुन लीजिए, इतना हल्का है कर्ण वंश। पहले क्वेश्चन आएगा कर्ण वंश संस्थापक कौन है वासुदेव कर्ण, क्या नाम था वासुदेव कर्ण। और कर्ण वंश के अंत में सुशर्मा, क्या नाम था सुशर्मा, क्या नाम था सुशर्मा, याद रहेगा सुशर्मा। उसके बाद नारायण कर्ण, भूमि मित्र कर्ण, बीच में कौन थे भूमि मित्र कर्ण, क्या नाम था नारायण कर्ण, क्या नाम था नारायण कर्ण, या नाम था भूमि मित्र, क्या नाम था भूमि मित्र कर्ण, भूमि मित्र कर्ण। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, खाली आपको ये जानना है कर्ण वंश संस्थापक कौन थे वासुदेव कर्ण, और कर्ण वंश अंतिम संस्थापक कौन थे सुशर्मा। इसके बीच में पता नारायण कर्ण भूमि मित्र कर्ण आए। और कभी कभी वासुदेव कर्ण ने किसकी हत्या कर दी देवभूति की हत्या करी, देवभूति की हत्या करके क्या शुंग वंश के स्थान पर कर्ण वंश की स्थापना की। अब देखिए जो कर्ण वंश जो है ये 75 बीसी से लेके कब 75 बीसी से लेके 30 बीसी तक क्या किया शासन किया, बहुत कम दिनों तक रहा। और सुशर्मा जो था सुशर्मा की हत्या कर दिया सिमुक ने, कौन कर दिया सिमुक ने, सुशर्मा की हत्या कर दिया किसने सिमुक ने। और सुशर्मा की हत्या करने के बाद सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की, किसका की सातवाहन वंश की स्थापना की, सातवाहन वंश की स्थापना की। और सातवाहन वंश इतना छोटा नहीं थोड़ा बड़ा है, बहुत सारे राजा है उसमें आते हैं, समझे 400 250 300 साल तक उन्होंने क्या किया शासन भी किया, इसलिए बहुत लंबे। सतकर्णी प्रथम हो गया न, वशिष्ठी पुला बापी हो गया, यज्ञ करनी यज्ञ श्री सतकर्णी कहते हैं शासक आ जाते हैं, समझे। आपको ध्यान में ये बात रखना, पहले इतना आया समझ में, हम अगले क्लास में ले लेंगे, समझे। 7 थोड़ा बहुत कितना देर हो गया वीडियो 29 मिनट हो गया, 29 मिनट हो गया मात्र 29 मिनट। चलो ठीक, क्या देखने कर यहाँ तक बात समझ गए, क्या समझ गए शुंग वंश और कर्ण वंश। और इसका सही क्रम याद रखिएगा, शुंग वंश कर्ण वंश सातवाहन वंश हिंद यवन शक पहलव और कुषाण। और अगले हम क्लास में क्या लाएंगे
सातवाहन वंश लाएंगे, उसके बाद लाएंगे हिंदी वंश, पहलव और कुषाण। इससे ज्यादा उतना क्वेश्चन आता नहीं। चलिए ओवर कर दीजिए।